स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू से। मैकेनिज्म ऑफ इकोनॉमिक्स हम बता रहे थे, लेकिन आगे बढ़ गए थे, फिर शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से शुरू करना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब इकोनॉमी पढ़ाया जाता है तो लोग बीच से स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि लगता है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, और लोग एकदम से उस क्वेश्चन को समझेंगे, जानेंगे और आंसर कर देंगे। उस चीज़ को ना फैक्ट के रूप में फिर रखना पड़ता है। किसी भी विषय को जब हम पढ़ते हैं तो उसके बेसिक्स और उसके मैकेनिज्म को अगर नहीं समझते हैं तो फिर फैक्ट्स भी रटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब कभी भी क्वेश्चन का आंसर करोगे तो वहाँ पे न तुम्हें फैक्ट्स याद रहेंगे, कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, फैक्ट्स याद नहीं रहेगा, और फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेंस लिखना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो उसके बेसिक्स और उसके मैकेनिज्म को समझोगे, तभी जा कर के उस सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी घटनाएं घटती है तो उसका विश्लेषण तुम कर पाओगे, ठीक है। तो मान लो सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, या बेसिकली कहो तो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आज हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बजाय इसको इकोनॉमी कहना ज़्यादा सही है, मैकेनिज्म ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। देखो, हम लोग भी जब शुरू किए थे पढ़ना तो सोचते थे कि सर ऐसे पढ़ाएं, सर वैसे पढ़ाएं, जिससे कि हमारी एक गहरी समझ हो इस विषय के प्रति। लेकिन होता क्या था कि बीच से शुरू करते थे और हम लोग कंफ्यूज रहते थे हमेशा फैक्ट्स को लेकर के। ज़्यादातर लोग 5 ईयर प्लान से शुरू कर देते थे, या जीडीपी से, नेशनल इनकम, 4-5 डिफिनेशन बता दिया और हम लोग कुछ नहीं समझ पाते थे, उसको रटते रहते थे और कन्फ्यूज रहते थे। लेकिन अगर आप इसके बेसिक्स को समझ जाते हो और उसके मैकेनिज्म को समझ जाते हो तो कोई भी फैक्ट अगर आप पढ़ोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। देखो, एकदम ध्यान से इसको पूरे क्लास में कंसंट्रेट रहो। अगर कंसंट्रेट नहीं रहोगे तो हमेशा तुम्हें दिक्कत होगी। और टेकन फॉर ग्रांटेड भी मत लो, क्योंकि लोग ऐसे पढ़ाते नहीं जैसे हम बता रहे हैं आपको। हम लोग बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास कर गए, तब जा कर के ये मैकेनिज्म समझ में आया। वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, हम लोग को पहले ये समझना पड़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, और आर्थिक क्रियाओं का 2 पहलू होता है। आर्थिक क्रियाओं का एक और एक दूसरा पहलू। आर्थिक क्रियाओं का जो सैद्धांतिक पहलू है, यानी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जिसको कि हम लोग व्यवहारिक पक्ष कह देते हैं या पहलू कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं का जो सैद्धांतिक पहलू है उसको हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र, और जो व्यवहारिक पहलू है उसको हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। अर्थव्यवस्था, व्यवस्था की बात कर रहे हैं, एक सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। ये सिस्टम है, ये क्या है, एक सिस्टम है। और यहाँ शास्त्र है। शास्त्र का मतलब है अगर किसी चीज़ का
वैज्ञानिक अध्ययन करके हम लोग एक बुक बना देते हैं जिसमें नियमों और सिद्धांतों का संग्रह होता है, तो उसको क्या कह देते हैं? शास्त्र कह देते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो भी नियम है, जो सिद्धांत है, उसका संग्रह कहाँ पे है? अर्थशास्त्र में। यानी इसमें क्या है? आर्थिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद विकसित नियम या नियमों एवं सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें क्या मिलेगा? आर्थिक क्रिया से संबंधित नियम और सारे सिद्धांत मिलेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लो कि आर्थिक क्रियाएं होती क्या है। इसको मिटाएं। थोड़ा देर में धीरे धीरे ना क्रमशः आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। शुरू में तुरंत नहीं समझ में आएगा, 10-15 मिनट निकल जाएगा तो धीरे धीरे बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है ना? आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं जिससे आय का सृजन होता है। कोई भी आय का सृजन करने वाली जो क्रियाएं होंगी या जो काम होगा उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी आय का सृजन करने वाले जो भी क्रिया होगी उसको क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया कहते हैं। लेकिन सभी आर्थिक क्रियाओं से आय का सृजन नहीं होता। कुछ ऐसी भी आर्थिक क्रियाएं होती उससे आय का सृजन नहीं होता। लेकिन आर्थिक क्रियाओं से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है, हमारा जीविकोपार्जन होता है। तो कहने का सेंस है कि आय का सृजन करने वाली सभी जो क्रियाएं होती है वो आर्थिक क्रियाएं होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी आर्थिक क्रियाएं जो जिससे कि आय का सृजन नहीं होता है। तो कुछ उदाहरण है, जैसे उत्पादन। उत्पादन एक आर्थिक क्रिया है। अगर मान लो आप किसी चीज़ का उत्पादन करते हो तो उससे आपको क्या हो जाएगी? आमदनी हो जाएगी। जैसे हम यहाँ अभी सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन हम लोग दो चीज़ का करते हैं, वस्तु का और सेवा का। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ पे आके चाय मुझे पिला दे रहा तो वो भी सेवा दे रहा है। आप ऑटो रिक्शा से जा रहे हो, वो आपको सर्विस दे रहा है, वो सेवा का उत्पादन कर रहा है। रेल से जा रहे हो, एरोप्लेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, वो क्या है? सेवा है, उस सेवा का उत्पादन करता है। टीचर है, सेवा का उत्पादन करता है। डॉक्टर है, सेवा दे रहा है। बैंक है, सेवा दे रहा है। मोबाइल सेवा दे रहा है। देखो मोबाइल सेवा बोलते हो, है ना? तो हम उत्पादन वस्तु और सेवा का करते हैं। ये एक तरह का आर्थिक क्रिया है। और जैसे उत्पादन करते हैं तो हमें उसके बदले कुछ आमदनी प्राप्त होती है। उपभोग भी एक आर्थिक क्रिया है, कंजम्पशन जिसको कहते हैं। उपभोग क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। लेकिन उपभोग से आय का सृजन नहीं होता है। मैंने क्या कहा? वो सभी कार्य जिससे आमदनी हो यानी आय का सृजन हो उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, यानी कुछ ऐसे भी आर्थिक क्रियाएं हैं जिससे कि आय का सृजन नहीं होता है। और उसमें क्या है? उपभोग। उपभोग का मतलब कोई भी वस्तु का आप उपयोग कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वो उपभोग हो गया। जैसे मैं ये शर्ट पहन रहा हूँ, इसका मतलब मैं शर्ट का क्या कर रहा हूँ? उपभोग कर रहा हूँ। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आप रोटी का उपभोग कर रहे हैं। ठीक है ना? उपभोग करने से आमदनी नहीं हो सकती। इसके बाद होता है विनिमय। एक्सचेंज मतलब लेन देन। लेन देन में क्या होता है? एक आर्थिक क्रिया होती है। और लेन देन के क्रम में कुछ आय का सृजन हो जाता है। इस तरह से निवेश है, इन्वेस्टमेंट।
वास्तव में हम एक अर्थव्यवस्था में यही सारे काम करते रहते हैं, यही मूलतः 4 काम है। अभी हम उत्पादन कर रहे हैं, वो भी लड़का सेवा दे रहा है, वो भी सेवा का उत्पादन कर रहा है। सारे जो मजदूर काम कर रहे हैं वो सेवा दे रहा अपना, समझ पा रहे हो। फैक्ट्री क्या हो रहा है, वस्तु का उत्पादन कर रहा है, और दुकानदार क्या कर रहे हैं, लेन देन करने के लिए बैठे हुए हैं। तो एक अर्थव्यवस्था में यही सारे कार्य होते रहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का 2 पहलू हुआ। एक तो सैद्धांतिक पहलू, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, अर्थशास्त्र कह रहे हैं, और इसका जो व्यवहारिक पहलू होगा उसको हम लोग इकोनॉमी कह रहे थे। इकोनॉमी एक व्यवस्था है, आर्थिक क्रिया करने के लिए भारत जैसे देश में या किसी भी देश में एक व्यवस्था बन जाती है, ठीक है, जिसमें कि ये सारी क्रियाएं होती रहती है। अभी हम भी क्या है, हम उसी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। हम देखो आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी हम उत्पादन कर रहे हैं। किसका उत्पादन कर रहे हैं, सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। आप लोग बैठे हुए पढ़ने के लिए, हम सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, और उसके बदले आप क्या करोगे, कुछ पैसा मुझे दोगे, तो लेन देन भी हो रहा है। तो यही आर्थिक क्रिया पूरे देश में हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है, हम उसको नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना। देखो, मैंने कहा कि किसी भी विषय का अध्ययन करते हो तो उसका बेसिक और उसका मैकेनिज्म समझना है। कोई भी विषय, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे पॉलिटी हो यानी राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे समाज शास्त्र हो, या ज्योग्राफी हो। ज्योग्राफी की भी अपनी एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। ये पूरा पृथ्वी, ये जल, ये वायु, ये धूप, ये सूरज, ये सब क्या एक व्यवस्था के हिस्सा है। वो ये व्यवस्था एक सिस्टम है जिसको कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। किसी विषय को पढ़ते हैं तो पहले उसके बेसिक्स को पढ़िए, और देन वो किस तरह से फंक्शन करता है, कैसे वो काम करता है, उसको समझिए। तब जाके तथ्य आपको अपने आप याद हो जाएंगे, फैक्ट्स याद भी हो जाएंगे, और जल्दी आप दिमाग उसको लगा के आंसर भी कर पाओगे। लेकिन कंसेप्ट लोगों के पास होता नहीं है, बस लोसेंट लेके क्या करते हैं, उसको याद करते रहते हैं। ऐसे नहीं काम चलेगा। समय बदल रहा है, धीरे धीरे टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहा है, वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, पठन पाठन के साधन चेंज हो रहे हैं। अब सूचनाएं हमारे तक आसानी से पहुंच जाती है, और हम सूचनाओं तक पहुंच पा रहे हैं। इंटरनेट है, यूट्यूब है, मोबाइल है, पता नहीं कितने तरह की सूचनाएं, कितने तरह के स्रोत से सूचनाएं पहुंचती है, पहुंच रही है ना भाई। तो अब क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैंने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे थे। इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के हम लोग बेसिक चीज़ों को समझेंगे, और दूसरा इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। ठीक है, देखो बेसिक का यहाँ सेंस ये है कि आपको अर्थव्यवस्था है क्या ये समझना है, और अर्थव्यवस्था में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों को समझ लेना है। तब जा कर के, यानी अर्थशास्त्र क्या है, उसमें किन शब्दों को यूज किया जा रहा है उसको समझ लेना है। तब जाके उसके मैकेनिज्म को आप समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। तो देखो, इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है, इकोनोमिया। ये क्या है, एक ग्रीक शब्द है। इकोनोमिया नामक ग्रीक शब्द से इकोनॉमिक्स नामक अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। मैंने कहा इकोनोमिया नामक ग्रीक शब्द है। ग्रीक क्या है, ग्रीस से निकला है, वो एक देश है, वहाँ की एक भाषा थी, ठीक है। तो वहाँ से ये ग्रीक वर्ड है इकोनोमिया। ऐसी इकोनोमिया से अंग्रेजी का ये शब्द निकला है इकोनॉमिक्स। ये इंग्लिश वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है
हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या होता है इसका मतलब? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इसका मतलब है घरेलू क्षेत्र का प्रबंधन। मैनेजमेंट कब करते हैं? आप लोग क्या कहते हो? मैनेज करते हैं। मैनेज क्यों करते हो? कोई भी आदमी मैनेज क्यों करता है ये बताओ? मैनेज तभी हम लोग करते हैं जब आवश्यकताएं ज़्यादा होती है और साधन या संसाधन कम होता है। जैसे मान लो हम तुमको बोलेंगे कोचिंग आओगे जी, कुछ काम है, मैनेज करते हैं सर, इसका मतलब तुम्हारे पास समय क्या है? कम है और एक नया काम आ गया। अब जैसे मान लो कोई तुमसे, तुम्हारा दोस्त उधार मांग लेता है कि यार 2000 रुपया दो इस मंथ, अगले मंथ तुमको वापस कर देंगे, तो उस परिस्थिति में तुम क्या करोगे? तो अच्छा ठीक है, देखते हैं, मैनेज करते हैं, ऐसा बोलते हो ना। तो मैनेज क्यों करते हैं? हमेशा ध्यान रखना, मैनेज तभी हम लोग करते हैं जब हमारे पास साधन या संसाधन आवश्यकताओं की तुलना में क्या होता है? कम होता है। संसाधन तुम्हारे पास क्या है? कम है, और आवश्यकताएं क्या है? ज़्यादा है। जैसे तुम्हारे पास हर महीने 5000 रुपये आता है ना, और उस 5000 में मुश्किल से तुम्हारी सभी ज़रूरतें पूरी होती है, मुश्किल से। ऐसे में कोई दोस्त अगर मांग लिया तो क्या करना पड़ेगा? तुमको मैनेज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर अपने दोस्त को पैसा तुम देते हो तो अपनी कुछ आवश्यकताओं को क्या करना होगा? छोड़ना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे मान लो मोबाइल रिचार्ज कराते थे 1000 रुपया का, तो तुम सोचो चलो 500 का ही करा लेते हैं, या मूवी देखते थे, उसको नहीं देखोगे, अपने दोस्त की मदद करोगे, तो मैनेज करना पड़ता है। तो संसाधन या साधन कम रहेगा और आवश्यकताएं जब भी ज़्यादा होंगी तो हम उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बाकी जो आवश्यकताएं बाद में भी पूरी हो सकती है, जिसको टाला जा सकता है उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं, और जिसको नहीं टाल पाते हैं उसको हम पहले पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसी को कहते हैं मैनेज करना। तो जब कम रहेगा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, और ये कमी आज नहीं है, और ये कमी केवल आपके साथ नहीं है, ये कमी हर इंसान के साथ है। देश की सरकार के साथ भी यही समस्या, सरकार के पास भी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा और साधन कम होते हैं। आपके परिवार में भी क्या होता है? आपके पास, आपके परिवार में संसाधन कम है और आवश्यकताएं क्या है? ज़्यादा, तो मैनेज करना पड़ता है। तो कैसे मैनेज करें कि कम संसाधन में आपकी अधिक से अधिक आवश्यकता पूरी हो जाए, है ना भाई? तो ये बात समझना है कि अर्थशास्त्र ना हमें मैनेज करना सिखाता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं से संबंधित वो नियम और सिद्धांत हैं जिससे हमें मैनेज करने में क्या होती है? सहूलियत होती है। हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, कम साधन होता है और अधिक से अधिक अपनी आवश्यकताओं को हम क्या करते हैं? पूरा कर पाते हैं। यही हुआ मैनेज करना। तो ये गुण कहाँ से सीखेंगे और ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा हमें? अर्थशास्त्र से मिलेगा। ठीक है। अब सवाल है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो अर्थशास्त्र की परिभाषा की बात करें, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ यह है कि घरेलू क्षेत्र का प्रबंधन करना, यानी हर व्यक्ति, हर परिवार, हर देश के पास किसी भी समय काल में संसाधनों का आवश्यकताओं की तुलना में क्या हुआ है? अभाव रहा है। संसाधन हमेशा कम रहे, चाहे प्राचीन काल में चले जाओ, जिस समय जनसंख्या बहुत कम थी, उस समय भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा संसाधन थे, ऐसा नहीं था। उस समय जितनी आवश्यकताएं थी उसकी तुलना में क्या था? उसकी तुलना में साधन कम ही थे। आज ना मान लो कृषि का विकास हो गया, आज उद्योग धंधे लग गए, फैक्ट्री लग गया, तो तरह तरह का वस्तु आ गया, तरह तरह का अनाज आ गया। शुरुआती दौर में सोचो, जब मनुष्य पहली बार जन्म लिया होगा, 150, 200, 500 होंगे, तो खाने पीने के लिए कृषि तो करता नहीं था।
इस तरह का फैक्ट्री था नहीं, तो उस समय क्या करता होगा, मछली मार कर अपना खाता होगा। तो मछली मारने में तो टाइम लगता होगा भाई, तो कहाँ था साधन, उस समय भी कम ही था और आवश्यकताएं क्या थी, ज़्यादा थी। ऐसी स्थिति में उस समय भी मैनेज करते थे लोग, लेकिन उस समय अर्थशास्त्र नहीं था। अब है कि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है और तरह तरह के साधन हो गए, लेकिन उसके बावजूद क्या है, साधन आवश्यकताओं की तुलना में कम है। अब सरकारें होती है, सरकार को देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। ऐसे में कम साधन में सभी लोगों की आवश्यकताएं कैसे पूरी हो, इसके लिए उसे क्या करना होगा, अर्थशास्त्र का सहयोग लेना पड़ता है। अर्थशास्त्र में अध्ययन करके लिख दिया गया कि किस परिस्थिति में कैसे निर्णय लेना है, वो नियम यहीं से मिलेगा आपको। मैनेज करने का एक नियम होता है, कुछ सिद्धांत होते हैं, उन्हीं सिद्धांतों को अर्थशास्त्र में लिखा गया है। ठीक है, अब देखो अर्थशास्त्र की परिभाषा जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी है। देखो ये बेसिक बात समझा रहे हैं, उसके बाद हम इकोनॉमिक सिस्टम पे आएंगे। ठीक है ना, देखो अर्थशास्त्र एकदम प्राचीन काल से नहीं था। आज जिस तरह से अर्थशास्त्र का अध्ययन और अध्यापन होता है, मतलब लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, पहले ऐसा नहीं था। अर्थशास्त्र एक विषय नहीं था पहले। एडम स्मिथ जब आते हैं, अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इंग्लैंड से ज़्यादा अगर छोटे लेवल पे जाओगे तो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ठीक है ना, तो एडम स्मिथ ने एक किताब लिखा 1776 में, और पुस्तक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये पुस्तक 1776 में उन्होंने लिखा था एडम स्मिथ ने, और इसी के बाद एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक। यानी एडम स्मिथ जब इस पुस्तक का प्रकाशन करते हैं तो आर्थिक क्रियाओं को सिलसिलेवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने एक बुक में लिख दिया। उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं भाई, आर्थिक क्रियाओं को भी वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए, इसके लिए किताब मतलब लिखे जाने चाहिए, ताकि उन नियमों सिद्धांतों को लोग फॉलो करके बेहतर तरीके से आर्थिक क्रियाएं करें। इसके पहले अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं होता था, इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने परिभाषा दी अर्थशास्त्र की कि इकोनॉमिक्स क्या है। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। मतलब अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, मतलब अर्थशास्त्र हमें यह बताता है कि किसी भी देश के पास धन कैसे आता है और कैसे जाता है, यानी आय का सृजन कैसे होता है और आय कहाँ कहाँ जाके खर्च हो जाता है, यानी पैसा कहाँ से आता है और कैसे खर्च हो जाता है। धन का नेचर क्या है, धन किस रूप में हमें प्राप्त होता है, सोना के रूप में, वस्तु के रूप में, जमीन के रूप में, या अलग अलग रूप में किस किस रूप में प्राप्त होता है किसी भी देश को, इसी के बारे में अर्थशास्त्र हमें बताता है। ये कौन बोल रहे हैं, एडम स्मिथ बोल रहे हैं। यानी अर्थशास्त्र धन का क्या है, विज्ञान है। और जैसे किसी भी विषय को विज्ञान बोलते हैं ना, इसका मतलब ही है कि उसके जो नियम हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, वो ऐसे अस्तित्व में नहीं आए हैं, उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया गया और क्रमबद्ध अध्ययन किया गया, प्रयोग और परीक्षण किया गया, तब जाके वो नियम हमारे सामने अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, दूसरा है आगे चल करके
एक अल्फ्रेड मार्शल हैं, ये भी अर्थशास्त्री हैं, अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने कहा क्या, अर्थशास्त्र मानव के भौतिक कल्याण मानव के भौतिक कल्याण का विज्ञान है। किसने कहा? अल्फ्रेड मार्शल ने। अब है कि मानव का भौतिक कल्याण कैसे होगा? तो मानव को जब भौतिक चीज़ें मिल जाती है, भौतिक वस्तुएं मिल जाती है तो उसका कल्याण होता है। तो भौतिक वस्तु में क्या होता है? इनके अनुसार भौतिक कल्याण का मतलब हुआ कि इंसान को भोजन मिल जाए, तभी ना खुश होगा। भाई अभी लॉकडाउन हो गया, बहुत सारे मजदूर काम नहीं कर पा रहे थे, उनको खाने का पैसा नहीं मिल रहा था या खाने का सामान नहीं उपलब्ध हो पा रहा था, तो बेचारा भूख से परेशान था। तो उसका शरीर क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, तो उसका भौतिक कल्याण नहीं हो पा रहा। तो इंसान को अगर भोजन मिल जाता है, पर्याप्त भोजन मिल जाए, हमेशा मिल जाए, तो बेचारा खुश रहेगा, उसका भौतिक कल्याण होगा। कपड़ा मिल जाए और रहने का आसरा मिल जाए, है ना भाई। अगर आपको भोजन, कपड़ा, मकान, यानी जो आपकी बेसिक नीड्स है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अगर वो आपको पूरा हो रहा, बेसिक नीड्स, तब कहें कि आपका भौतिक कल्याण हो रहा है, आप खुश हैं। और बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपको शिक्षा मिल जाए, और ज़्यादा करें तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो, आपको मनोरंजन का साधन मिले। यानी कि अभी मनोरंजन का साधन क्या है आपके पास? मोबाइल है, सिनेमा हॉल है, तो ये सब क्या भौतिक साधन है। और इनसे क्या होता है? हम खुश होते हैं, हमारा विकास होता है, हमारा मन ठीक रहता है, तो कहते हैं कि भौतिक कल्याण हो रहा है। तो इनका कहना था कि अर्थशास्त्र हमें यह बताता है कि कैसे हम इंसान का, यानी मानव का भौतिक कल्याण कर सकते हैं। वो सारे तौर तरीके हमें कौन बताता है? अर्थशास्त्र बताता है। और अर्थशास्त्र में होता क्या है? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया गया है कि उपभोग, उत्पादन कैसे करना है, उपभोग कैसे करना है, लेन देन कैसे करना है, निवेश कैसे करना है। यहाँ पे जितना भी बोर्ड है, ये पंखा लगा हुआ, ये कुर्सी है, ये टेबल है, बेंच है, ये सब क्या है? निवेश है। हमने इन सबको क्या, इसमें पैसे खर्च किए हैं। तो इसका भी एक सर्टेन तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, इसके भी नियम और सिद्धांत होते हैं। वो कहाँ मिलेगा? अर्थशास्त्र में। तो अगर उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश करने के नियम और सिद्धांतों की जानकारी आपको हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हैं? अपना भौतिक कल्याण ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अगर एक देश का अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र का जानकार है, तो वो अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से संचालित कर पाएगा, आर्थिक क्रियाएं ठीक से होंगी और लोगों का क्या होगा? भौतिक कल्याण होगा। ये सब पुराना डेफिनेशन है किसका? अर्थशास्त्र का। आगे चल करके नई नई परिभाषाएं आती गई, उसमें एक परिभाषा और है जिसके बारे में जानना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, सीधे हम मौद्रिक नीति बता देते तो अच्छा लगता कि मौद्रिक नीति से क्या होगा? क्वेश्चन आएगा, है ना भाई। फिस्कल पॉलिसी बताते तो बहुत अच्छा लगता। वहाँ से अगर बताएंगे तो हमेशा तुमको किसी न किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी। हमेशा जो भी आर्थिक क्रियाएं होती रहती है उसको अगर समझना होगा तो फिर किसी से पूछना पड़ेगा कि सर ये अभी मंदी कैसे आ गया? लॉकडाउन में नोटबंदी हुई तो मंदी कैसे आ गया? अगर मान लो जब नोटबंदी हुई थी और अभी मान लो तालाबंदी हुई, तो लोग कह रहे हैं कि देश में क्या आ गया है? मंदी आ गया, अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है, ऐसा शक बोलते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था तुम समझ ही नहीं रहे हो, तो फिर तुम मंदी को कैसे समझोगे? सरकार बोलेगी कि मंदी नहीं आई,
तुम भी मान लोगे, सब लोग ऐसा ही मानते हैं क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं, है ना जी। जब नोटबंदी हुई थी तो सब लोगों ने कहा, अर्थशास्त्रियों ने कहा, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भाई मंदी आ गई है भारत में, अर्थव्यवस्था में। सरकार नहीं मानी और सरकार क्या करी, सर्वे करा ली, आम जनता से पूछ ली सरकार कि हाँ भाई बताओ, नोटबंदी से फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, क्या मंदी आई है? तो आम आदमी बोला नहीं, बिल्कुल नहीं आया। आप नोटबंदी कर रहे हो, उससे नुकसान कैसे हो सकता है? जबकि नोटबंदी से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ था। 87% सर्वे जब कराया गया तो 87% लोग क्या कह दिए कि नोटबंदी ठीक था, नोटबंदी से देश को फायदा हुआ, काला धन पकड़ा गया, काले काले लोग भी पकड़े गए। बोला गया ना भाई, नोटबंदी जिस दिन हुआ उस दिन न्यूज चैनल वाला एक आदमी से जाके पूछता है, वो लाइन में लगा हुआ था, एटीएम के लाइन में। बोला कि नोटबंदी हुई है तो क्या लगता है, ये सही निर्णय है या गलत निर्णय है? बोला क्या कि नहीं नहीं, मोदी जी किए हैं तो सही ही किए होंगे। इसका मतलब है कि उस आदमी को अर्थव्यवस्था की जानकारी नहीं है। जब आप अर्थव्यवस्था, इस व्यवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं तो नोटबंदी से होने वाली समस्याओं को कैसे समझेंगे? अब उसका समाधान कैसे करोगे आप, है ना भाई? तो कुल मिलाकर के, और अगर रघुराम राजन का स्टेटमेंट सुनोगे, उनकी किताबों को पढ़ोगे, तो उनसे दिसंबर नहीं, फरवरी 2016 में नोटबंदी के बारे में पूछा गया। नोटबंदी कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को। फरवरी में इनसे पूछा गया कि नोटबंदी अगर कर दें तो क्या देश का सारा काला धन पकड़ा जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा? इनका कहना था कि अगर आप नोटबंदी करेंगे तो शुरुआती दौर में बड़ी समस्या हो जाएगी। हो सकता है कि आने वाले समय में नोटबंदी से कुछ लाभ हो, लेकिन अभी अगर नोटबंदी करेंगे तो काफ़ी समस्या होने वाली है। नोटबंदी अगर करना भी है तो उनका कहना था कि उसके लिए ना आपको तैयारी करना चाहिए, प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगा। इन्होंने बताया कि नोटबंदी से क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, तात्कालिक क्या नुकसान होगा, दीर्घकालिक क्या फायदा हो सकता है, वो सारी बातें इन्होंने बता दी। और इन्होंने यह भी बताया कि आप नोटबंदी जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं वो उद्देश्य इससे नहीं पूरा होगा, क्योंकि नोटबंदी का इतिहास रहा है। पहले भी नोटबंदी हमारे देश में हुई थी तो उस समय अर्थव्यवस्था का नेचर अलग था, देश की परिस्थितियां अलग थी, तो उस समय थोड़ा ये कारगर था। लेकिन अब अर्थव्यवस्था बदल गया है, अब समय क्या हो गया है, बदल गया है। तो नोटबंदी करने से जरूरी नहीं है कि काला धन वापस आ ही जाएगा, लेकिन भाई समस्या बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये बात उन्होंने कहा, मतलब कई सब लोगों के सामने, प्रधानमंत्री को बोला, वित्त मंत्री को बोला, ठीक है। उन्होंने कहा क्या कि नोटबंदी के अलावे दूसरे ऐसे भी कई तरीके हैं, नोटबंदी के अलावे दूसरे ऐसे कई तरीके हैं जिससे कि काला धन पकड़ा जा सकता है। तो नोटबंदी से ज़्यादा बेटर ये होगा कि वो दूसरा तरीका अपनाएं हम।